हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। भौतिक भूगोल में आज हमारा टॉपिक है महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। देखिए भाई, इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो हमारी पृथ्वी है किस प्रकार बनी, और आज हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि ये किस प्रकार बने। तो आइए शुरू करते हैं। यानी कि पृथ्वी पर महाद्वीप एवं महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो उच्चावच है पृथ्वी पर उन्हें कुछ भागों में बांटा गया है। तो ये जो महाद्वीप और महासागर हैं सबसे बड़े हैं, इसलिए इन्हें प्रथम श्रेणी के उच्चावच माना जाता है। और ये क्योंकि सबसे पहले बने इसलिए भी इन्हें प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल का लगभग 70.8% भाग जल और 29.2 भाग स्थल से घिरा है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार महाद्वीपों एवं महासागरों का वर्तमान स्वरूप प्रारंभ में ऐसा नहीं था और भविष्य में भी वर्तमान जैसा नहीं रहेगा। यानी कि जैसा आज है भाई, पास्ट में ऐसा नहीं था और ना ही फ्यूचर में ऐसा रहेगा, क्योंकि इस पर कुछ बल कार्य करते हैं, आंतरिक बल और बाह्य बल। तो आंतरिक बल इसको आकृति निर्मित करते हैं और बाह्य बल उनमें काट छांट करते हैं। तो ये ऐसा प्रारंभ से ही चला आ रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रारंभ में इनकी अवस्थिति कैसी थी तथा इस परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं एवं ये कारण कैसे प्रभावित करते हैं। उपरोक्त प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास भूवैज्ञानिकों ने किया तथा कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। अब सबसे पहले बात करते हैं भाई महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की। वैसे तो महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति संबंधित और भी सिद्धांत हैं, लेकिन हम जो फेमस सिद्धांत केवल उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। किसने दिया था? देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट बनते हैं इसमें। अगर क्वेश्चन आता है कि महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना किसने दी थी, तो वह टेलर ने दी थी 1908 में। ठीक है, उसका नाम था महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना। और अगर क्वेश्चन में आ जाए कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कि थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी? वैगनर ने। ठीक है भाई। तो महाद्वीपों के विस्थापित होने की संभावना का सुझाव सर्वप्रथम एंटोनियो स्नाइडर ने 1858 में दिया था। इसके बाद टेलर ने 1908 में महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना के आधार पर मोड़दार पर्वतों के विषय में बताने का प्रयास किया। यानी कि जो महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना किसने दी? टेलर ने। और कब दी थी? 1908 में। फिर उसने 1910 और 1915 में इसमें कुछ संशोधन भी किया था। तो परंतु 1912 में जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपों महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो वैगनर मूलतः मौसम वैज्ञानिक थे, मौसम वैज्ञानिक और जलवायु विज्ञान वेता भूविज्ञान वेता थे भाई, जो पृथ्वी की सतह पर अतीत में हुए जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने अध्ययन के दौरान यह पाया कि ठंडे प्रदेशों नॉर्वे, स्वीडन में कोयले के भंडार हैं, जबकि गर्म प्रदेशों जैसे ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि में हिम के निक्षेप मिल रहे हैं। हिम यानी बर्फ के निक्षेप मिल रहे हैं।
इस प्रकार की विशेषताओं को देखने के पश्चात वैगनर ने दो संभावनाओं पर विचार किया कि पहला पॉइंट है इसमें कि यदि स्थलभाग अपने स्थान पर स्थिर रहें तो जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ होगा, और सेकंड पॉइंट है इसमें कि यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं तो फिर स्थलभाग का स्थानांतरण हुआ होगा। तो भाई वैगनर बोल रहे हैं कि यदि स्थलभाग अपने स्थान पर स्थिर रहे तो जलवायु कटिबंध इस परिवर्तन हुए हैं, यानी कि अपने स्थान से स्थानांतरण हुए हैं, और यदि जलवायु कटिबंध अपने स्थान पर स्थिर रहे हैं तो फिर उनमें स्थलभाग का स्थानांतरण हुआ होगा। तो वैगनर को जलवायु कटिबंध में परिवर्तन का कोई प्रमाण नहीं मिला, यानी जो वे पीछे दो पॉइंट बताए हैं उनमें से कह रहा है कि भाई जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन का कोई प्रमाण नहीं मिला, अतः उन्होंने महाद्वीपों एवं महासागरों के स्थानांतरण एवं प्रवाह में विश्वास किया और अपना सिद्धांत दिया जिसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब बात करते हैं इसके सिद्धांत की रूपरेखा की, यानी फॉर्म ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वैगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में संसार के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था। यानी कि बता रहा भाई सबसे पहले पृथ्वी पर जो ये महाद्वीप अलग अलग हैं, कार्बोनिफेरस काल से पहले सभी एक जगह जुड़े हुए थे, और उसका नाम क्या रख दिया वैगनर ने? पैंजिया। उसके बाद जो पैंजिया भूखंड था, इसके चारों ओर एक महासागर था जिसका नाम था पैंथालासा। तो कार्बोनिफेरस के अंतिम चरण में पैंजिया का विखंडन हुआ। उत्तरी भाग अंगारालैंड या लारेशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। आगे चलकर जुरेसिक युग में गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का पुनर्विभाजन हुआ। अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप तथा एशिया, जबकि गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका, मेडागास्कर, प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका का निर्माण हुआ तथा प्लीस्टोसीन युग तक हिमालय ने महाद्वीपों ने वर्तमान स्थिति से मिलता जुलता स्वरूप धारण कर लिया था। यानी कि जो आज प्रेजेंट टाइम में भूआकृति का स्वरूप है उससे मिलता जुलता स्वरूप कब धारण किया था? प्लीस्टोसीन युग तक। तो महाद्वीपों के विखंडन के बाद विभिन्न दिशाओं में विस्थापन के कारण पैंथालासा का संकुचन हुआ और प्रारंभ में पैंथालासा के अवशिष्ट भाग को ही प्रशांत महासागर कहा जाता है। देखिए मुझे पृथ्वी पर भूखंड के चारों ओर एक जल महासागर था जिसका नाम था क्या नाम था भाई? पैंथालासा। पैंथालासा जल था जो चारों ओर था पैंजिया के, और वर्तमान में पैंथालासा के अवशिष्ट भाग को ही प्रशांत महासागर कहा जाता है। यानी कि जो पैंथालासा था वो उसके अवशिष्ट भाग को ही क्या कहा इसने? प्रशांत महासागर कहा है। अब बात करते हैं इसके सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण की। देखिए भाई जो वैगनर महोदय हैं उन्होंने ये सिद्धांत दिया और उसके पक्ष में विभिन्न पॉइंट्स बताए हैं। फर्स्ट है कि वैगनर के अनुसार अंध महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक समानता पाई जाती है। यानी कि अंध महासागर के दोनों तट, यानी पूर्व का तट और पश्चिम का। तो अंध महासागर के पश्चिम में कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। पूर्व में कौन सा है? यूरोप और अफ्रीका। तो दोनों तटों पर भौगोलिक समानता पाई जाती है।
तथा तटों को एक दूसरे से मिलाया जा सकता है। ये तट एक दूसरे से बिल्कुल ठीक यानी कि जिगसा फिट हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है कि भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर अंध महासागर के दोनों तटों के कैलिडोनियन तथा हर्षियन पर्वतक्रमों में समानता पाई जाती है। सेकंड पॉइंट है स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लेमिंग जंतु अधिक संख्या में हो जाने पर पश्चिम की ओर गति करते हैं, परंतु आगे स्थल न मिलने के कारण सागर में जलमग्न हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि अतीत काल में जब स्थल भाग एक थे तो ये जंतु पश्चिम की ओर जाया करते थे। और लास्ट पॉइंट है इसमें भाई कि ग्लासोप्टेरिस वनस्पति का भारत, दक्षिणी अफ्रीका, फाकलैंड, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका में पाया जाना यह सिद्ध करता है कि कभी ये स्थल भाग एक थे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। बाकी का जो है आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।